अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, मैं सजाद हुसैन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड कोर्स के 4 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन का यूनिट 1 टाइटल जिसका है स्ट्रक्चर ऑफ एबिलिटी। इसका क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसका हम यूनिट 1 से पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो इंटेलिजेंस के बारे में या जो क्रिएटिविटी के बारे में जो इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंटेलिजेंस और हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। और डियर फ्रेंड्स, हम इन 3 चीज़ों पे अभी फोकस करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन अगर वहाँ पे पूछा गया है एग्ज़ाम में तो आप आराम से ये चीज़ें लिख सकता है। क्रिएटिव चिल्ड्रन आर creative children are assets to the society. Development and progress in various fields depend on these children. Our educational institution should aim at development of creativity in children to prepare them for different walks of life. No nation, whether big or small, can afford to overlook the importance of creativity in this age of competition. इंट्रोडक्शन में ये कहता है डियर फ्रेंड्स कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होता है वो सोसाइटी के लिए एक एसेट होता है, सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सोसाइटी का वो जस्ट लाइक क्या बोलते हैं इसको, ख़जाना। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है वो सोसाइटी का एक प्रॉपर्टी है, सोसाइटी का एक एसेट है जिसको हमें और भी ज़्यादा बचा के रखना है। और उन जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे क्रिएटिव हैं, उनको हमें प्रमोट करना है। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है डिफरेंट फील्ड्स में, आपको जिस फील्ड में भी जो भी प्रोग्रेस करना है वो आपके क्रिएटिव स्टूडेंट्स और क्रिएटिव माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप कितना तरक्की करेंगे और कितना नहीं करेंगे। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इस तरह की के होना चाहिए कि बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करनी चाहिए, ताकि क्रिएटिविटी की वजह से, इनोवेशंस की वजह से डिफरेंट फील्ड्स में बच्चे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जा सकता है। आज की डेट पे अगर हम देखेंगे तो कोई भी दुनिया में ऐसा नेशन या ऐसा देश, ऐसा कंट्री, चाहे वो छोटा हो या शुमाल हो, वो जो है क्रिएटिविटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। क्रिएटिविटी और इनोवेटिव के ज़रिए, इनोवेशन के ज़रिए ही आज हम दुनिया में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। तो इस टाइम में, इस सेंचुरी में, इस दौर में क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Who survives this competition largely depends upon its creative minds. The creative act is effect enormously not only scientific and technological progress but society in general. Nations who learn best how to identify, encourage and develop the creative potential in their people may find themselves in a very advantageous position as compared to the nations that are failed to identify and develop the talented mind. कौन इस दौर, जो ये जो कंपटीशन का दौर है, इस दौर में कौन सरवाइव करेगा, कौन नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है क्रिएटिव माइंड्स पे। आपकी सोसाइटी में कितने क्रिएटिव माइंड्स हैं। अगर आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड सेट वाला बंदा है, इंसान है, स्टूडेंट्स हैं, तो आपका सोसाइटी तरक्की करेगा, ये श्योर है। अगर आपकी सोसाइटी में क्रिएटिव माइंड सेट वाला बंदा कम है, जो ख़ुद से क्रिएटिविटी वाला इंसान कम है, तो आपका समाज जो है वो तरक्की से महरूम रहेंगे। क्रिएटिविटी या क्रिएटिव माइंड या एक क्रिएटिव इंसान जो है सिर्फ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही नहीं करता है, बल्कि पूरे सोसाइटी के हर फील्ड में प्रोग्रेस करता है। एक क्रिएटिव माइंड सेट जो है सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा भी वो सोसाइटी के जनरली सारी चीज़ों में वो क्रिएटिवली सोचना शुरू करता है। तो क्रिएटिव माइंड सेट वाले स्टूडेंट्स और इंसान हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
वो नेशंस या वो कंट्री जिन्होंने क्रिएटिविटी को समझा है, क्रिएटिविटी को जाना है और क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई किया है और क्रिएटिविटी को इनकरेज किया है और क्रिएटिव पोटेंशियल वाले बंदों को, क्रिएटिव जो माइंड सेट स्टूडेंट्स होता है उनको और भी ज़्यादा इनकरेज करके प्रमोशन करने की कोशिश किया है, वो समाज, वो कंट्री, वो देश आज बहुत ज़्यादा एडवांटेजस पोजीशन पे पहुंच चुका है एज़ कम्पेयर टू वो नेशंस जिन्होंने क्रिएटिविटी को बिल्कुल नज़रअंदाज करके, क्रिएटिविटी को बिल्कुल अनदेखा करके रखा है। तो हमारे समाज में, अगर हमारा देश में तरक्की होने की ज़रूरत है तो हमें इस चीज़ों के लिए या इन चीज़ों के लिए हमें क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। Creativity is the basic tool for progress in any society or community. It is so important that any society that wants to make headway in any area of development must not lose sight of it. The conditions of modern day living characterized by complexity and interdependence, technological and communication advances, and rising expectations call for increased levels of creativity. ठीक है। क्रिएटिविटी जो है वो बेसिक टूल हैं, एक बेसिक अहम एक इम्पॉर्टेंट टूल हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी सोसाइटी या किसी भी कम्युनिटी में हम प्रोग्रेस ला सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में डेवलपमेंट आ सकता है। क्रिएटिविटी के बगैर कोई भी सोसाइटी आगे नहीं जा सकता है। क्रिएटिविटी या क्रिएटिव माइंड सेट वाले स्टूडेंट्स या माइंड सेट वाले बंदे के अलावा कोई भी सोसाइटी जो है तरक्की नहीं कर सकता है। आज के डेट पे अगर हम देखेंगे तो दुनिया जो है वो करैक्टराइज़ किया है, दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इंटरडिपेंडेंस बढ़ चुका है। लोग एक दूसरे पर मुनहसर हैं, लोग कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी, ये भी चीज़ें जो है बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल और कम्युनिकेशन एडवांस भी बढ़ रहा है, तो लोगों का राइजिंग एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहा है। आपको लोगों की राइजिंग एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए एक क्रिएटिव माइंड सेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके समाज में एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स, उम्मीदें और फरमाइशें अगर बढ़ रहा है तो उन फरमाइशों को, उन डिमांड्स को, उन ज़रूरतों को एक क्रिएटिव माइंड सेट वाला इंसान ही पूरा कर सकता है। The creative talents have the responsibility of transforming the economy so that the populace would benefit from the products of their creative genius. In India, the need to develop creativity in the classroom is in a nascent stage and yet to be emphasized in any major educational policies or planning document. The education in India is portrayed as comprising of dull routines, unmotivated teachers, bored students, and rote system of learning. क्रिएटिव टैलेंट जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज के जो दौर में जो क्रिएटिव टैलेंट्स है, जो क्रिएटिव इंसान है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्रिएटिविटी और जो कॉम्पिटेंसी हैं, जो टैलेंट, जो माइंड सेट हैं, उसका इस्तेमाल करके हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करे और ये एक बेनिफिशियल इकोनॉमी को एक बेनिफिशियल नक्शा पहना कर या इकोनॉमी को एक बेनिफिशियल वे में हमारे लोगों के सामने रख दें, ताकि वो अपने क्रिएटिव जीनियस माइंडसेट की वजह से, माइंडसेट की मदद से लोगों का भला कर सकता है। अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे तो हमारे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। हमारे वे ऑफ टीचिंग में, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में, हमारे बाकी चीज़ों में, हमारे स्कूल के ओवरऑल इन्वायरमेंट में, माहौल में, एटमॉस्फेयर में क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशनल पॉलिसीज़ और प्लानिंग डॉक्यूमेंट में क्रिएटिविटी और क्रिएटिव माइंडसेट वाले इंसान की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे आज की डेट पे हिंदुस्तान का जो एजुकेशन है वो पोर्ट्रे किया जाता है, वो दिखाया जाता है। सभी लोग यही कहते हैं एस यूजुअली कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो डल है, रूटीन जिस तरीके से पहले से डल था अब भी डल हैं। टीचर्स जो है वो मोटिवेशनल नहीं है, टीचर्स जो है वो अनमोटिवेटेड हैं, स्टूडेंट्स एकदम क्लास में बोर हो जाते हैं, बच्चे जो है रट्टा लगाते हैं, रोट मेमोराइजेशन सिस्टम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें इग्नोर करके, इन सारी चीज़ों को हमें दूर करने के लिए एक क्रिएटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। इन
The Indian education system in policy makes no overt recommendations for creativity education to be adopted as an integral part of the schooling experience for a child in India. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जितने भी पॉलिसीज़ बनते हैं, इनमें ऐसा रिकमेंडेशंस हमें देखने को नहीं मिलता है कि जिसकी वजह से बच्चों का क्रिएटिविटी, स्कूल का क्रिएटिविटी, टीचर का क्रिएटिविटी बढ़ जाए। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं, जो नेशनल पॉलिसीज़ होते हैं एजुकेशन को लेकर, या जो करिकुलम फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनमें हमें क्रिएटिव चीज़ें इनपुट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी जो है स्कूल के इन्वायरमेंट में, बच्चों में और टीचर्स में बढ़ जाएंगे। Therefore, any such initiative can happen only at an individual level and must stem from an ideology or philosophy that believes in creating the space for children to learn creatively. The role that teacher plays in fostering creativity in her classroom is unquestionable. It is important that her teaching should be added with appropriate teaching mechanism. हमारे आज के टाइम पे बच्चों को क्रिएटिवली सिखाने की, सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा ज़िम्मेदारी आयद होता है आपके क्लास के टीचर पे। अगर आपके क्लास का टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाना चाहता है तो आपका क्लास जो है वो बोरिंग होगा। अगर वो टीचर जो है क्रिएटिव माइंडसेट वाला होता है और वो क्रिएटिवली मतलब टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स लेकर, टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करके, या रोल ऑब्जेक्ट्स ला के, या रियल ऑब्जेक्ट्स ला के, या रोल मॉडल क्लास में कुछ भी करके बच्चों को बोरिंग होने से बच्चों को बचाए, और एक क्रिएटिविटी के साथ, एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ अगर बच्चों को क्लास प्रोवाइड करें तो वो जो है टीचिंग मैकेनिज़्म जो है अप्रोप्रिएट रहेंगे। Creating a sense of informality to encourage free expression through informal sitting arrangements, flexible class timing, group activities, proximity to nature, a vivacious campus, and the freedom to express without the fear of being judged are some of the factors which affect the environment of school and enhance the creative learning. हमें अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी को इन्हेंस और इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरत ये है कि हमारे स्कूल का टाइमिंग शेड्यूल जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल होना चाहिए, फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है एक इनफॉर्मल स्कूल में, इनफॉर्मल क्लास में हिम्मत करके टीचर के सामने अपनी बात को बता सकें। बच्चों को जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग देनी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ और ग्रुप डिस्कशन का मौका देना चाहिए, बच्चों को जो है काफ़ी मतलब हद तक फ्रीडम टू एक्सप्रेस विदाउट एनी फियर, बच्चों को ढील देनी चाहिए, बच्चों को कुछ भी कहने का मौका देना चाहिए, और उनको जज नहीं करना चाहिए कि आपने सही कहा, आपने गलत कहा। बच्चों को इनकरेज करो आप, ताकि बच्चे जो है धीरे धीरे करके एक क्रिएटिव लर्निंग की तरफ आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें करने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, जिसका इंट्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा। तो आप इसके बाद हम देखेंगे, अगर आपको पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन के बारे में ब्रीफली या ब्रॉडली लिखो, तो आप अभी जो मैंने आपको बताया वही आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। इसके बाद नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस हैं उसका नेचर क्या होता है और क्या है, या इसमें आपको मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस भी निकल के आएगा। एस वॉट इंटेलिजेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटेलेक्ट. It is a comprehensive term used for observing, thinking, remembering, knowing, and of getting knowledge. Intellectual activity usually leads to acumen of knowledge. Without intellectual activity, one cannot solve a problem. It assists in solving a problem and reaching a goal. Briefly, we can say that intelligence is putting intellect to use. ये जो वर्ड इंटेलिजेंस है वो क्लोजली रिलेट है इंटेलेक्ट से। आमतौर पर जो इंटेलिजेंस हम जिनको कहते हैं वो इंटेलेक्ट से रिलेटेड हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ये एक लार्ज टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं। ये जो है इंटेलिजेंस को हम ऑब्जर्विंग भी कहेंगे। अगर आप किसी जगह पे आप ऑब्जर्वेशन करते हो, दैट इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। आप कहीं जगह पे जाकर डीप थिंकिंग करते हो, दैट इज़ आल्सो द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। आप रिमेंबरिंग करते हो, आप नोविंग और आप नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हो, ये सारी चीज़ें जो है इंटेलिजेंस के दायरे में आ जाता है।
इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यूजुअली लीड्स टू एक्यूमेंट ऑफ नॉलेज। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आमतौर पर हम कहते हैं कि नॉलेज को कैसे हासिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। काइंडली ध्यान दीजिए। तो इसके बाद विदाउट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी वन कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस एक्टिविटी के मतलब बग़ैर एक इंसान जो है अपने प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता है। इंटेलिजेंस जो है आपको हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में और आपको एक अपने मंजिल व मकसद पर पहुंचने के लिए। ब्रीफली हम ये कह सकता है कि इंटेलिजेंस का मतलब जो है हम अपनी इंटेलेक्ट को जब इस्तेमाल करता है और हम सोचना, ऑब्ज़र्व करना और हम एक्ट करना, रिएक्ट करना जब हम शुरू करते हैं, दैट ऑल आर द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। Intelligence depends upon knowledge which implies making use of knowledge rather than merely having it. Intelligence का मतलब ये भी है कि आप knowledge को इम्प्लाई करते हो, knowledge को इस्तेमाल करते हो। सिर्फ आपके पास knowledge है, आप ये जानते हो वो जानते हो, that is not the sign of intelligence. आपके पास knowledge है तो आप उसको अप्लाई भी करोगे, इम्प्लाई भी करोगे, आप उसको इस्तेमाल भी करोगे, तब जाके आपको इंटेलिजेंस कहा जाएगा। समटाइम्स वी से ऑफ ए पर्सन दैट ही नोज ए लॉट एंड येट इज़ रादर स्टूपिड बिकॉज ही मेक्स सो लिटिल यूज what he knows. In other words, it can be said that he has tools बट ही डज नॉट पुट देम टू वर्क। एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो कभी उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम इस चीज़ों को इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे। इंटेलिजेंस का नेचर में ये आ जाता है कि किसी के पास नॉलेज है तो वो ऑब्ज़र्व करें, थिंकिंग करें, या वो एक्सपेरिमेंट करें, या वो एनालिसिस करें, या वो सिंथेसिस करें, कुछ भी करें, वो अपने नॉलेज को अप्लाई या इम्प्लाई करें ताकि उसका एक आउटकम निकल के आ जाए। दैट इज़ द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद हैं डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अभी हमने जो ऊपर किया दैट इज़ नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, उससे पहले हमने किया जो क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम अभी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। हम इंटेलिजेंस के खुसूसियात को देखेंगे। जब आपको इंटेलिजेंस का फ़ीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या उर्दू में खुसूसियात समझ में आ जाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, और एक इंसान इंटेलिजेंट है, उसका बिहेवियर इंटेलिजेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। एडेप्टेशन टू डिफरेंट सिचुएशन, एक इंसान जो है डिफरेंट सिचुएशंस में ख़ुद को अडेप्ट करता है, ख़ुद को एडजस्ट करता है। जब कोई इंसान डिफरेंट सिचुएशंस में ख़ुद को एडजस्ट करता है दैट इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। एक इंसान जो है अलग अलग सिचुएशन में ख़ुद को एडजस्ट कर पाता है। अगर वो इंसान ख़ुद को एडजस्ट कर पाता है तो दैट इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इंटेलिजेंस में जो है आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएंगे, यहाँ पे एक इंसान जो है वो सोचने लगता है। थर्ड जो है परफॉर्मेंस एकम्पेनिड बाय इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। यहाँ पे इंटेलिजेंस का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक इंसान जो है अपने इकोनॉमी और एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसकी परफॉर्मेंस ऐसे होते हैं या उसकी परफॉर्मेंस ऐसे होनी चाहिए कि जिसकी वजह से एक इंटेलिजेंट या एक इंटेलिजेंस वाले बंदे की परफॉर्मेंस जो है वो एकम्पेनिड है, वो जुड़ा हुआ है उसकी इकोनॉमी और एफिशिएंसी से। कैपेसिटी टू रिटेन एंड रिट्रीव नंबर 4 यहाँ पे है कैपेसिटी टू रिटेन एंड रिट्रीव पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज। एक इंसान के पास एक ऐसा कैपेसिटी हो कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज को जब वो रिटेन करें, रिटेन मीन्स कायम रखें फ्यूचर तक, और वो रिट्रीव करें जो भी नॉलेज उसने पास्ट में पढ़ा था उन सब को वो हासिल करें, रिट्रीव करें, उन सब को वो सक्सेसफुली रिस्टोर करने में कामयाब हो जाएं। दैट इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस में आ जाता है कि एक इंसान नंबर 1 कहता है कि एडेप्टेशन टू डिफरेंट सिचुएशंस। जब एक इंसान डिफरेंट सिचुएशंस में ख़ुद को अडेप्ट कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है दैट इज़ इंटेलिजेंस। नंबर 2 वो जब वो एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग वो सोचता है दैट इज़ इंटेलिजेंस। नंबर 3 उसका परफॉर्मेंस जो है इकोनॉमी और एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस में इकोनॉमी और एफिशिएंसी दोनों
चीज़ें होनी चाहिए। दैट इज़ आल्सो द साइन ऑफ आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसके पास वो एक कैपेसिटी होना चाहिए, एक इंटेलिजेंस वाले जो इंसान है उसके पास, जो फ्यूचर के नॉलेज को और पास्ट के नॉलेज और एक्सपीरियंस को रिटेन करे फ्यूचर में, और वो उसको रिस्टोर और रिट्रीव करके प्रेजेंट में इस्तेमाल भी करें। एन इंटेलिजेंट पर्सन इज सेड टू बी एबल to adapt himself to the environment where he lives. He is able to solve problems of life. This does not mean that intelligent people are alike in solving problems, having same efficiency and doing things with same economy or time. Psychology warns us that people differ from one another. एक इंटेलिजेंट इंसान जो है उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने आप को किसी भी माहौल में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडेप्ट कर पाता है, चाहे वो माहौल ख़राब हो, अच्छा हो, बुरा हो। जब कोई इंसान उस माहौल में ख़ुद को एडजस्ट और ख़ुद को एडेप्ट कर पाता है, दैट इज़ ही शी इज़ इंटेलिजेंस। ही शी पोजेस द कैपेसिटीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। एक इंसान जो है ज़िंदगी के मसाइलों को, ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को हल करने में कामयाब रहता है, तो वो इंटेलिजेंस का साइन है। जब कोई भी इंसान जो है दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंटेलिजेंट पीपल होता है वो सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ठीक है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटेलिजेंस कैपेसिटीज़ उसमें होता है। साइकोलॉजी कहता है कि हर इंसान का जो है नेचर है, जो या फितरत जो है वो अलग होता है, सारे इंसान सेम नहीं होता है। द सेम इज़ ट्रू इन केस ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। देयर आर सम पीपल हैविंग मोर इंटेलिजेंस, सम पोजेस एवरेज एंड स्टिल सम आर बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे इंटेलिजेंस बिहेवियर अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो एवरेज हैं, कुछ लोगों के इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से और इंटेलिजेंस के हिसाब से भी ह्यूमन नेचर जो है वो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं। Again, people differ in respect to field areas. Some may be able to develop proficiency in language, someone in scientific pursuits. Therefore, intelligence is understood as multi-dimensional concept. अगर हम फिर से और एक बार देखेंगे तो पीपल जो है वो डिफ़र हैं रेस्पेक्ट टू फील्ड्स एंड एरियाज़। कोई कोई दूसरे फील्ड्स में इंटेलिजेंस होता है, कोई कोई दूसरे फील्ड्स में कमज़ोर होता है। एक इंसान होता है जो मैथमेटिक्स में काबिल होते हैं तो वो किसी और सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, तो दूसरा इंसान जो है मैथमेटिक्स में कमज़ोर होता है, किसी और सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है, तो वो जो है डिफरेंट करता है। किसी के पास जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, तो किसी के पास साइंटिफिक नॉलेज होता है। देयरफॉर इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हैं। एक इंसान के पास सारा इंटेलिजेंस क्वालिटी नहीं होता है। According to Van Weave, intelligence behavior varies with the situation. For Bennett and other intelligence tester, intelligence means children's ability to adapt successfully to academic demands. This has the different implication for different societies. एक इंसान के व्यू के हिसाब से या एक शख्स के व्यू के हिसाब से इंटेलिजेंस बिहेवियर जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंस होता है। एक फॉर एग्जांपल अगर हम बैनेट के हिसाब से देखेंगे, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं आई थिंक, या जो यहाँ पे एक शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, बैनेट कहते हैं कि, और दूसरे इंटेलिजेंस टेस्टर ये कहता है कि दूसरे सोचने वाले, विचार करने वाले लोग, बैनेट और दूसरे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जहाँ पे चिल्ड्रन एबिलिटी टू अडेप्ट सक्सेसफुली, एक बच्चा जब ख़ुद को सक्सेसफुली कामयाबी के साथ जब ख़ुद को अडेप्ट करता है, ख़ुद को जब एडजस्ट करता है एकेडमिक डिमांड्स के साथ, मतलब एकेडमिक माहौल में, स्कूल में, एजुकेशन की इस कंपटीशन वाले दौर में, जब एक इंसान, एक बच्चा जो है हज़ारों उसको दुश्वारियां हैं फिर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, ये जो है उस बच्चे का इंटेलिजेंस वाला कैपेसिटी हम बताया जा सकता है। इन वन सोसाइटी इट मे बी मीन एबिलिटी टू एक्सेल इन वन फील्ड, and in other society it may mean excelling in some other field. तो यहाँ पे कहता है कि डिफरेंट इम्प्लिकेशंस होता है डिफरेंट सोसाइटीज़ में। मान लो किसी एक सोसाइटी में अगर हम कहें तो किसी एक बच्चे के पास एबिलिटी टू एक्सेल इन वन फील्ड, उसको एक फील्ड में महारत हासिल होगा, कॉम्पिटेंस, लेकिन उसको दूसरे फील्ड में महारत हासिल
नहीं होगा, लेकिन दूसरा और एक बच्चा होगा, उसको किसी और चीज़ में फील्ड में महारत हासिल होगा, मतलब उसके ऊपर होल्ड होगा, तो किसी और फील्ड में उसको होल्ड नहीं होगा। तो इंटेलिजेंस इज़ डायमेंशनल एंड इंटेलिजेंस इज़ डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, माहौल के हिसाब से डिफरेंस होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इट इज़ necessary to know what the culture of a particular society values important and those abilities are to investigate it for the success of a child in a given venture। अगर हमें किसी के इंटेलिजेंस के बारे में पता करना है तो हमें सबसे पहले उस सोसाइटी की कल्चर के बारे में पता करना है, उस सोसाइटी की वैल्यूज़ के बारे में पता करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि उस बच्चे में कितना एबिलिटी है या नहीं है। तो कल्चर और वैल्यूज़ जो है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को वो इन्फ्लुएंस करता है। सम रिसर्चर्स व्यू इंटेलिजेंस एज ए बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटी दैट हेल्प्स पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एनी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे फिर से रिपीट किया है कि कुछ रिसर्चर ये व्यू करता है, ये सोचता है कि भाई साहब इंटेलिजेंस जो है वो एक बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटी है। कॉग्निटिव एबिलिटी मीन्स मेंटल एबिलिटी, ठीक है, सोचने का एबिलिटी, साइकोलॉजिकल एबिलिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, थिंकिंग कैपेबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी। तो कुछ रिसर्चर ये कहता है कि भाई जब आपके पास थिंकिंग एबिलिटी है, आपके पास कॉग्निटिव एबिलिटी है, तो उन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की मदद से, उन मेंटल एबिलिटीज़ की मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और किसी भी इन्वायरमेंट में ख़ुद को जब एडजस्ट करते हैं तो दैट इज़ द साइन एंड दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसकी बात है डियर फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस के कौन कौन से टाइप्स हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस का जो मेन जो टाइप्स है वो 7 हैं। यहाँ पे एक इंटेलिजेंस टेस्टर हैं जिसका नाम है गार्डिनर। गार्डिनर 1993 में आइडेंटिफाई करता है कि 7 टाइप के इंटेलिजेंस टाइप्स हैं, ठीक है, 7 कस्म के इंटेलिजेंस हैं, 7 कस्म के इंटेलिजेंस दुनिया में पाए जाते हैं। तो गार्डिनर इसका नाम है, आप याद रखिए, GARDNER। गार्डिनर जो है 1993 में आइडेंटिफाई करके कहता है कि डियर यहाँ पे क्या होता है, 7 कस्म के इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक आप जानते हैं ज़बान। पर्सन हु मैनिफेस्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आर गुड एट राइटिंग, रीडिंग, टेलिंग स्टोरीज एंड सॉल्विंग क्रॉस वर्ड पजल्स। सबसे पहला कहता है कि सबसे पहला आपका जो इंटेलिजेंस का टाइप है वो लिंग्विस्टिक है। जिस इंसान के पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो इंसान जो है राइटिंग में, रीडिंग में, स्टोरी टेलिंग में बेहतर होगा, काबिल होगा, और वो क्रॉस वर्ड पजल्स को हल करेंगे क्योंकि उसका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे गार्डिनर ने 1993 में 7 कस्म के इंटेलिजेंस दिया है। उसमें से मैंने पहले आपको पहला वाला बताया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब मैं फिर से बताता हूँ कि वो इंसान जिसके अंदर राइटिंग, रीडिंग, स्टोरी टेलिंग और वर्ड पजल्स हल करने की काबिलियत होता है, उस इंसान को हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। दूसरे टाइप का इंसान होता है लॉजिकल मैथमेटिकल। एक ऐसा इंसान होता है जो लॉजिकल या रीजनिंग या मैथमेटिकल चीज़ों को जल्दी हल कर पाते हैं, तो उस इंसान को हम कहेंगे लॉजिकल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। पीपल हाई ऑन लॉजिकल इंटेलिजेंस आर इंटरेस्टेड इन पैटर्न्स, कैटेगरीज एंड रिलेशनशिप्स। दे आर अट्रैक्टेड टू अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजी, गेम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। वो लोग जो लॉजिकल इंटेलिजेंस में काबिल होता है वो पैटर्न्स में, मतलब अलग अलग नक्शों को, अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग रिलेशनशिप्स को, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चंस होता है जो UGC नेट के पेपर्स में आता है या दूसरे कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आ जाता है, एग्ज़ाम के पेपर्स में, तो उसमें अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज़ होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, या स्ट्रेटजिक गेम्स होता है, या एक्सपेरिमेंट्स होता है। इन चीज़ों में जो इंसान ज़्यादा कंसंट्रेशन करता है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो उस इंसान को हम कहेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल
इंटेलिजेंस, ये नंबर सेकंड है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का, क्योंकि उसका सोच विचार, उसका काबिलियत ही लॉजिकल टाइप का है, वो रीजनिंग वाला चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो हम इसको कहेंगे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या लॉजिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसको मैथमेटिकल और रीजनिंग वाले चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट और काबिलियत हासिल हैं। एक और टाइप के बंदे होते हैं जिनमें जो है और एक टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में एक इंसान के पास सारे इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। ये ज़रूरी है कि उसके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस होना चाहिए, तो वो अपनी फील्ड में ख़ुद को एक अच्छा इंसान बना सकता है। तो और एक नंबर थर्ड जो टाइप है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्रोसेस नॉलेज थ्रू बॉडीली सेंसेशंस। Mostly this type of intelligence is found in athletes, dancers, and those who are good at craft work. Bodily kinesthetic इंटेलिजेंस हम उस टाइप के लोगों को कहेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस प्रोसेस के नॉलेज होते हैं, और इनका बॉडी जो है वो बहुत सेंसेशन होता है, एक्टिव होता है, क्विक होता है। ठीक है, ये काइनेस्थेटिक बॉडी होता है इनका बॉडी जो है वो फुर्तीला होता है। तो हम इनको कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, जिस्मानी तौर पर जो काइनेस्थेटिक होता है, जो एस्थेटिक चीज़ों में जो जिसका जिस्म फुर्तीला होता है, चुस्त होता है, उसको हम कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जिस्मानी तौर पर इंटेलिजेंस होता है। जैसे एथलीट्स होता है जो दौड़ता है, जो रेस लगाता है, जो गेम्स खेलता है, जो डांसर्स होता है, या जो गुड होता है क्राफ्ट वर्क में, तो हम इनको कहेंगे नंबर थर्ड टाइप्स में लाएंगे, इनको हम बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसके बाद और एक टाइप का और एक कस्म का इंटेलिजेंस वाला इंसान होता है स्पेशल। People high on special intelligence think in terms of image and pictures. They are fascinated by maze, jigsaw puzzles and drawing. कुछ ऐसे टाइप के लोग होता है जो स्पेशल इंटेलिजेंस हम जिनको कहते हैं। ये जो है स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, ये नक्शों में, इमेजेस में, पिक्चर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये नक्शे बनाने में, ये पिक्चर्स बनाने में, ये पिक्चर्स इमेजिन करने में, पिक्चर्स क्रिएटिवली सोचने में बहुत ज़्यादा मतलब काबिल होते हैं। ये जो है मेस, जिक्साव पज़ल्स, डिफरेंट पज़ल्स को बनाता है और उन पर सोचना विचार करना शुरू करता है। ये ड्राविंग्स और पेंटिंग्स की तरफ ज़्यादा अपना शौक़ और रग़बत रखता है। तो इन जैसे लोगों को हम कहेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, पहले मैं भी सोचता था, आप भी सोचते होंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये एक इंसान इंटेलिजेंट है तो है, तो वो मेंटली इंटेलिजेंट है। लेकिन यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़कर मुझे भी पता चला कि इंटेलिजेंस के वाकई बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो और एक टाइप के इंसान होता है जिनको हम म्यूज़िकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मोस्टली सच पर्सन आर सीन सिंगिंग और ह्यूमिंग टू देमसेल्व्स। They are quite aware of the minute details that others may miss and are said to be discriminating listeners. ठीक है, और एक टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो म्यूज़िकली, जिनके पास टैलेंट होते हैं, तो हम उनको कहेंगे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, अक्सर जब अकेले में होता है तो कुछ ना कुछ गुनगुनाना शुरू करते हैं। कोई सॉन्ग गाता है, कोई रिलीजियस सॉन्ग गाता है, कोई पेट्रोटिक सॉन्ग गाता है, कोई कुछ और गाता है, या ये तो कुछ गाता है या तो ये कुछ गुनगुनाता है। तो हम इन लोगों को कहेंगे ये अपने टाइम जो है वो म्यूज़िकल चीज़ों में सर्व करने की कोशिश करता है। तो हम इनको कहेंगे नंबर फिफ्थ वाला म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसके बाद है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे लोगों से एकदम मिलजुल जाते हैं। दिस पीपल्स आर लीडर्स अमंग देयर peers and good at communicating skills. They seem to understand others feelings and motivations. Interpersonal means हो गया, पर्सनल हो गया, लोग हो गया, इंटर मीन्स लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक इंटरेक्शन में एकदम एक्टिव होते हैं, एकदम घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हाय हेलो कहते हैं, भाई आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होता है, इंग्लिश उर्दू सही से ढंग से बोल पाते हैं, कोई शाइनेस नहीं होता है, कोई वो नर्वस नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से आराम से बात कर पाते हैं। एक अपने सहेली से, अपने ग्रुप से, अपने पार्टनर से अपने फीलिंग्स और मोटिवेशंस को शेयर करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो हम इन जैसे लोगों को कहेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये भी एक काबिलियत है जो पब्लिक इंटरेक्शन में कुछ लोग अच्छे होते हैं।
इंट्रापर्सनल एक कुछ टाइप लोग ऐसे होते हैं, सच पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर अवेयर अबाउट देयर ओन फीलिंग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। फॉर एग्जांपल इनको हम कहेंगे इंट्रापर्सनल। इंट्रा मीन्स विद इन ए पर्सन, एक पर्सन अपने अंदर। इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है। इंटर मीन्स किसी दो दो चीज़ों के बीच में या बहुत सारी चीज़ों के बीच में। इंट्रा पर्सनल मीन्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से मोटिवेटेड होते हैं, जो खुद के बारे में सोचता है और अपनी फीलिंग्स को सोचते रहते हैं और अपनी दुनिया में मस्त रहता है। दैट इज़ इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में 7 कस्म के इंटेलिजेंस है जिसको गार्डनर ने 1993 में प्रोवाइड किया है हमारे लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान टॉपिक हैं। सबसे पहले आप याद रख लीजिए, पहले मैंने बताया आपको कौन सा बताया, लिंग्विस्टिक। इसके बाद मैंने बताया आपको लॉजिकल मैथमेटिकल टाइप। इसके बाद मैंने आपको बताया स्पाशल। इसके बाद मैंने आपको बताया नंबर 4 क्या होता है, म्यूज़िकल। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो आप ये आराम से याद कर सकते हो और समझ भी सकते हैं। थॉर्नडाइक 19 E.L. थॉर्नडाइक जो है वो एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हैं। इसने 1920 में क्या किया, हैज़ आल्सो आइडेंटिफाइड अ डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड नेम इट सोशल इंटेलिजेंस। इसने अपने हिसाब से और एक इंटेलिजेंस का टाइप ईजाद किया और इसका नाम रख दिया सोशल इंटेलिजेंस। अब ये भी ऐड कर सकता है कि इंट्रापर्सनल के बाद सोशल इंटेलिजेंस, समाजी तौर पर कुछ लोग इंटेलिजेंस होता है, ये भी एक टाइप है। तो थॉर्नडाइक ने ये अपने आइडिया के हिसाब से क्वाइन किया, टर्म किया, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड सोशल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, टू एक्ट वाइसली इन ह्यूमन रिलेशंस। थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक थिंकर हैं, ये सोचता है कि इंटेलिजेंस के और एक कस्म भी होनी चाहिए, दैट इज़ सोशल इंटेलिजेंस। और ये अपनी आइडिया में कहता है कि सोशल इंटेलिजेंस जो है ये एक ऐसा एबिलिटी है जो एक इंसान, जब कोई भी इंसान ये समझता है, ये समझने में वो कामयाब रहता है कि इंसान औरतों को, मर्दों को कैसे मैनेज करना है, किस जगह पे रखना है, किस जगह पे बोलना है, किस जगह पे नहीं बोलना है, किस जगह पे क्या काम करना है, और बॉयज़ और गर्ल्स का क्या काम है समाज में, और अक्लमंदी के साथ ह्यूमन रिलेशंस को कैसे हम मेंटेन कर पाते हैं ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट और समाज में फसाद फितनों से बच जाएं। तो थॉर्नडाइक का आप ये टाइप, दैट इज़ सोशल इंटेलिजेंस, ये भी आप ऐड कर सकता है। आप नहीं भी करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला साथ लिखेंगे, दैट इज़ वेरी मच सफिशेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो और इसके बाद नीचे जो दिया है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एबिलिटी चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट और मैंने आपको बताया थ्योरी, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे यानी कि सज्जाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।